हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आई एम वानी नरेन, योर एजुकेटर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं फिर से आ गई हूँ अपने पैंडा के साथ। ऑलराइट, आज एक्चुअली हम जो स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं वो मेरा पैंडा भी कह रहा था कि एक्चुअली थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, अपन को बतानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये स्टोरी हमें बताती है एक ऐसी बंदी के बारे में, एक ऐसी लड़की के बारे में, एक ऐसी लेडी के बारे में कहानी है जो अपने से ज़्यादा रिच बनना चाहती है। राइट, जिसमें बहुत ज़्यादा एम्बिशंस हैं, बहुत एस्पिरेशंस हैं, बट उसके लिए शी डजंट वांट टू रियली वर्क हार्ड फॉर इट। उसको लगता है कि मुझे पैदा ही बड़े घर में होना चाहिए था और मैं डिजर्व ही कुछ और करती थी लाइफ में। उसकी शादी एक क्लर्क से हो जाती है, सीधे साधे से क्लर्क से होती है, तो शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद दैट लाइफ एंड शी वांट टू लिव दैट लार्जर देन लाइफ टाइप की ज़िंदगी वो जीना चाहती है। ठीक है, शी इज़ वेरी इम्प्रेस्ड बाय ऑल दी ग्रैंडियर, ऑल दी ग्लिट्स एंड ग्लैमर, इस टाइप की लाइफ वो जीना चाहती है। एंड उसकी ये जो वैनिटी है, उसकी ये जो ग्रीड है, ये उसको किस मुसीबत में डाल देती है और इवेंचुअली क्या होता है लास्ट में, इसके ऊपर की कहानी है। बहुत ही मज़ेदार सी एक स्टोरी है नेकलेस के ऊपर। यहाँ पे अगर हम प्रोटैगनिस्ट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वो ये बंदी है मटिल्डा नाम की। उसका हस्बैंड जो है वो भी एक बेचारा साइड कैरेक्टर टाइप का है, लेकिन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। लेकिन अगर मैं प्रोटैगनिस्ट बोलूँ या मैं बोलूँ कि भाई हीरो ऑफ द स्टोरी कौन है, तो वो है एक नेकलेस। ठीक है, उसके ऊपर स्टोरी है, समझ तो चुके ही होंगे कि बात हो रही है किसकी, दी नेकलेस, जो कि आपका चैप्टर 7 है आपकी सप्लीमेंट्री रीडर का। ऑलराइट, और ये सुपर डुपर क्विक रिवीजन है। मतलब क्या, हम वन शॉट में पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, पूरा डिटेल एनालिसिस करते हैं, विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं, लेकिन ये सुपर डुपर क्विक रिवीजन होते हैं जब बिल्कुल एग्जाम की घड़ी सर पे होती है और हमारे पास ज़्यादा समय नहीं होता और हमें खट 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 फट 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 क्या करनी होती है, पढ़ाई करनी होती है। ठीक है, अब जैसे कि नेकलेस है, प्रोटैगनिस्ट हमारा नेकलेस है, तो वो समझ गए। अब एक बात और समझ लो कि ऑथर के बारे में कई बार समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो स्टोरी है एक ऐसे बंदे की है, ऐसे बंदे द्वारा लिखी गई है, मतलब ऑथर जो है उसके, जो बहुत जाने जाते हैं अपने नेचुरलिस्ट स्टाइल के लिए। ठीक है, उनका मानना है कि वो डिपिक्शन जो होता है एक बहुत रियलिटी का या डिसइल्यूजन्ड लाइफ का, ये एक आपको एक और चीज़ समझनी होगी कि कई बार क्या होता है कि जो आदमी लिख रहा है ना, उसका बैकग्राउंड समझना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप एक बार उसका बैकग्राउंड समझ जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसकी राइटिंग का फ्लेयर आपको पकड़ में आ जाएगा। ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ। अभी शायद छोटे हो तो उतनी गहराई नहीं समझते इस बात की, लेकिन अगर आगे जाके लिटरेचर वगैरह कभी लोगे ना तो ये समझ होगे कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको उसका एक साइड समझना ज़रूरी है। जैसे ये जो राइटिंग्स की गई हैं, ये ज़्यादातर जो एक कॉन्फ्लिक्ट, एक वॉर के टाइम पीरियड पे उन्होंने अपना सबसे ज़्यादा राइटिंग की है। ठीक है, ठीक है, इस ऑथर ने सबसे ज़्यादा अपने रिटन वर्क उस टाइम पे पब्लिश कराए हैं या कंपोज किए हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो जो आसपास का माहौल था, वो जो आसपास का सोसाइटी में जो अपहीवल था, जो वॉर की वजह से टेंशन था, वो कहीं ना कहीं उस राइटिंग में रिफ्लेक्ट होता है। कहीं ना कहीं वो डिसइल्यूजन्ड, कहीं ना कहीं दैट डिससैटिस्फैक्शन विथ योर प्रेजेंट स्टेट ऑफ लाइफ, वो चीज़ें इनकी राइटिंग में रिफ्लेक्ट होती हैं और वही कहीं ना कहीं आपको इस चैप्टर में भी नजर आएंगी। ऑलराइट, अब इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत सीरियस कोई वॉर जैसा कोई चीज़ नहीं है, कोई पृष्ठभूमि, कोई प्लॉट नहीं है। बड़ी सिंपल सी स्टोरी है कि एक लड़की है जो कि जिसकी महत्वाकांक्षाएं इतनी ज़्यादा हैं कि उसको लगता है कि मैं तो बहुत बड़े घर में रहने के लिए जन्मी थी और मेरी मतलब इट इज़ जस्ट दी, आप कह सकते हैं कि डेस्टिनी ने मेरे साथ बहुत क्रूरता दिखाई है, या डेस्टिनी हैज़ बीन वेरी अनकाइंड टू मी एंड दैट इज़ व्हाई आई हैव लैंडेड हियर इन अ वेरी नॉर्मल सेटअप। राइट, वो ये सोचती है और वो उसका एक बड़ा हम्बल सा हस्बैंड है, बड़ी हम्बल सी उसकी लाइफ है। और वहाँ पे उसका हस्बैंड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में क्लर्क रहता है और वहाँ पे एक बॉल का इनविटेशन उसको आता है और वहाँ पे जाने के लिए वो अपनी वाइफ को बहुत खुशी खुशी बताता है, बिकॉज समवेयर बैक ऑफ द माइंड ही वॉज अवेयर कि उसकी वाइफ जो है ये नॉर्मल लाइफ, एक नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफ में खुश नहीं है। राइट, दे वर नॉट पुअर बट दे वर नॉट वेरी रिच एंड फ्लुएंट जैसा उसकी बीवी चाहती थी। राइट, तो आके बड़ी खुशी खुशी उसको बताता है कि मुझे इस तरह बॉल का इनवाइट आया है और ये वो, एंड शी इज़ लाइक सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू डू विद इट। कहते मेरे पास ना कुछ पहनने को है, ना मेरे पास कुछ ज्वेलरी है, मैं कैसे जाऊँगी वहाँ पे। एंड बड़ा टेंट्रम थ्रो करती है। राइट, और फिर क्या होता है, फिर उसका हस्बैंड कहता है, बेचारा उसने अपने पैसे जमा किए होते हैं एक रिवॉल्वर लेने के लिए अपने लिए, लेकिन वो कहता है कि ठीक है, अच्छा इस पैसों से जाकर अपने लिए बॉल के लिए ड्रेस ले आओ। बॉल के लिए ड्रेस ले आती है, तैयार वैयार होती है, सब कुछ होता है। फिर एकदम से कहती है कि मैं नहीं जा रही अभी भी, क्योंकि मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है इससे मैच करने के लिए। तो इसकी एक बहुत रिच फ्रेंड रहती है जो कि काफ़ी वेल टू डू रहती है कंपेयर टू देम। तो उसका हस्बैंड कहता है कि तुम मुझसे कोई नेकलेस या कोई ज्वेलरी ले क्यों नहीं लेती हो टू वेयर इन द बॉल, और फिर वापस कर देना।
तो ये जाती है और उससे एक बहुत ही एक्सक्विसिट सा डायमंड नेकलेस जो है लेके आती है, राइट. एंड शी गोज टू दैट बॉल एंड रात भर वो पार्टी करती है एंड शी इज जस्ट शी इज जस्ट, इसको कहते हैं ना, उसको ऐसा लगता है एवरीबडी वॉज लुकिंग एट हर एंड शी वॉज अ साइनोशर ऑफ एवरीवन्स आई एंड ऑल मेन wanted her that night, all women fancied her वाला फंडा जो रहता है वो पूरा रहता है, ठीक है. तो वो उस ग्लोरी में she just gets so driven by that glory and everything that she forgets who she really is. और फिर जब वो वापस आने वाली होती हैं she rushes off to back home. सुबह 4 बजे के टाइम रहता है, 4-5 बजे का. जब वो जाते हैं, निकलते हैं वहाँ से, वो बग्गी लेते हैं, फिर वो किसी तरह से वो घर पहुँचते हैं. वहाँ पे उनको रियलाइज़ होता है कि उसने अपना नेकलेस जो है वो लास्ट टाइम वो जाती है मिरर में अपने आप को देखने के लिए इन अ फुल डिमिना, इन अ फुल ग्लोरी, कि मैं कल से तो फिर वही बैक टू नॉर्मल लाइफ, तो दिस इज़ माई लास्ट चांस ऑफ फीलिंग लाइक अ क्वीन और द प्रिंसेस. तो जाके मिरर के सामने खड़ी होती है एंड शी काइंड्स ऑफ एंड हर ब्रेथ इज टेकन अवे. व्हाई? शी रियलाइजेस कि उसका जो डायमंड नेकलेस है, दैट एक्सपेंसिव एक्सक्विसिट डायमंड नेकलेस, वो उसने गुमा दिया है, राइट. और फिर वो कहाँ से वो स्टोरी टर्न होती है, हम उसको समरी के टाइम पे पढ़ेंगे. पहले अगर हमने इतना पढ़ लिया तो लेट अस कम टू दी, थोड़ा सा हम ऑथर के बारे में समझ लेते हैं. वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, उससे ज़्यादा ऑथर की डिटेल हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑथर के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट एज आई सेड इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो, क्योंकि आपको एक फ्लेयर ऑफ राइटिंग समझ में आएगी. नाउ गाय de Montfaucon was born on 5th August 1850 इन फ्रांस, ठीक है. फ्रेंच राइटर है. पूरी स्टोरी जो है वो फ्रांस में सेटअप है, पेरिस में सेटअप है, राइट. और फ्रेंच स्टोरी ही है. कैरेक्टर्स के नाम जो हैं वो भी आपको फ्रेंच मिलेंगे, ठीक है. Remember, is a master of short story form and is a representative of naturalist school of writers. जैसे मैंने कहा, naturalist writing उनकी naturalist stream जो है thought की, वो उनकी writing में बहुत ज़्यादा represent होती हैं, जिन्होंने human life और social forces को disillusioned and often pessimistic terms. और ये क्यों होता था pessimistic terms से disillusioned? Because of course, जैसे मैंने कहा कि फ्रांस प्रूशियन वॉर के टाइम पे amidst the war ये पोएम या ये शॉर्ट स्टोरीज जो हैं कंपोज की गई हैं. तो इट इज़ वेरी बट ऑब्वियस बट नेचुरल कि वो जो पूरा का पूरा एक कहीं ना कहीं उसका जो इम्प्रेशन है वॉर का, जो वॉर की जो फटीग है या वॉर का जो डिसल्यूशनमेंट है, पेसिमिज्म है या एंगर है, या आप कह सकते हैं कि एक तरह से जो 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 द हेल इज ब्रेकिंग लूज वाली जो फीलिंग है, वो कहीं ना कहीं उनकी राइटिंग में डिपिक्ट होती है, राइट. नाउ मेनी ऑफ द स्टोरीज रिटन बाय हिम आर सेट ड्यूरिंग फ्रांस प्रूशियन वॉर ऑफ 1870s. He wrote around 300 stories, 6 novels, 3 travel books and 1 volume of verse. So he was quite a versatile, जिसको हम कहते हैं ना कि सारी चीज़ों में अपना हाथ आजमाया हुआ है, काफ़ी versatile author हैं. Alright. अब अगर हम इनके बारे में बात करते हैं, so of course we will discuss the theme, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. The necklace teaches us many lessons which form the crux of human values. The very first thing it teaches us is the need to be content in life. ठीक है, सबसे पहली बात अगर हम ये बात करते हैं तो ये है कि अगर वो लेडी जो हम बात करने वाले हैं मटिल्डा के बारे में, अगर वो सिर्फ लाइफ में सेटिस्फाइड होती, कंटेंट होती विथ वट एवर लिटिल शी हैज़ और वट एवर शी हैज़ इन लाइफ, तो वो इस प्रॉब्लम में, सिचुएशन में कभी पड़ती ही नहीं जिसमें वो पड़ी. ऑलराइट. अब द मटिल्डा, though born into a family of clerks and married to a petty clerk with board of education, remains unhappy. Like she was not, ऐसा नहीं था कि उसको कोई बड़े भारी बहुत अमीर खानदान से आई थी और उसने एक क्लर्क से शादी कर ली. She was born into the family of clerks and married a decent clerk. ठीक है, तो मतलब आप ये नहीं कह सकते that there was a shift of change or there was a lifestyle change, ऐसा कुछ भी नहीं था. She just has the ambition. Yes, she for some reason thought that she was made for a better life than this, but उसके लिए वो मेहनत नहीं करना चाहती थी. She only cribbed about it. ठीक है, और उसने वो खुद अनहैप्पी रहती थी and that is why she also actually kind of वो हमेशा क्रिप करती रहेगी, वो अपने हस्बैंड को बोलती रहेगी कि मेरे पास कुछ पहनने को नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, and stuff like that. And he was a kind of a very decent man, very very forgiving man. वो कभी उस चीज़ को दिल पे नहीं लेता था बेचारा. वो अपनी तरफ से जितना कर सकता था उतना करने की कोशिश करता था. अपने पैसे उसने उठा के दे दिए कि ठीक है, अच्छा तुम्हें ड्रेस लेनी है तुम ड्रेस ले लो, नेकलेस जो है ऑब्वियसली अपनी फ्रेंड के यहाँ से पहन लो लेकर, लेकिन मेरे साथ बॉल पे चलो. एंड दैट इज why he was doing that, because he wanted to keep her and make her happy, right? And she did not realize that. अब इसमें ये होता है, she suffers from the feeling that she is born for all the delicacies and luxuries but has to live miserably in poverty. और poverty यहाँ पे highlighted इसलिए है because वो actually गरीब नहीं थे, because उसके हिसाब से ये गरीबी का एक standard था,
right? So when she has to attend the office party with her husband, she asks him for the money to get a new dress. Her husband sacrifices the money he has saved to buy a gun to get her a dress. Then also she is not content. उसके बाद भी उसको तसल्ली नहीं होती. She is not content with that. Alright, now she feels that she could look still more beautiful with a jewel. She thus borrows a necklace from her friend, thinking that this is made of diamond. अब जैसे मैंने कहा आपसे कि वो जब वो नेकलेस गुम जाता है तो उसके दिमाग में ये चीज़ बहुत क्लियर रहती है that you know I'm wearing a real diamond necklace. Alright, at the party she remains elegant, gracious, smiling and absolutely happy. She was thus the prettiest of all. But this vanity is short-lived and is the beginning of all the troubles in her life. She loses the necklace and she gets a new diamond necklace as a replacement of borrowing heavily. By borrowing heavily. तो अब क्या होता है कि वो जो नेकलेस खो जाता है, right? Cut to a story, flashback, ठीक है? वो नेकलेस गुम गया. तो अब क्या हुआ? They try to obviously find it out everywhere. जाते हैं, सर्च करते हैं, सब जगह कहीं नहीं मिलता. फाइनली उसका हस्बैंड कहता है कि भाई किसी और की चीज़ है, हमसे गुम गई है, तो हमें उसको रीपे या लौटानी तो पड़ेगी. तो ये बेचारे इधर उधर से जो उनकी पूरी ज़िंदगी की सेविंग है उसका हस्बैंड वो निकालता है, इधर उधर से उधार लेते हैं, सब कुछ लेते हैं और वो फाइनली एक नया डायमंड का नेकलेस अपनी फ्रेंड को रिप्लेसमेंट के तौर पे देती है. 1 हफ्ते का समय लेते हैं उनसे और फिर 1 हफ्ते के बाद वो लौटाते हैं. उस डायमंड के नेकलेस को लौटाने के लिए इनको अपना घर जो है वो जिस घर में रहते थे उस एस्टैब्लिशमेंट को छोड़ के एक बहुत ही कॉम्पैक्ट सी छोटी सी जगह पे शिफ्ट होना पड़ता है. मीनियल जॉब्स करने पड़ते हैं, जो वर्क हैं घर के वो करने पड़ते हैं. मेड जो है अफोर्ड नहीं कर सकते. खाना इनको अपना राशनिंग बजटिंग बहुत टाइट करनी पड़ती है. उसके हस्बैंड को डबल शिफ्ट काम करना पड़ता है. इसको पूरी जितना, क्योंकि इसको उधार चुकाना है ना, इतना उधार चढ़ गया सर पे, इसको उधार चुकाना है. एंड दिस एंटायर प्रोसेस 10 साल उनको लगते हैं ये पूरा उधारी जो उस डायमंड नेकलेस की वजह से हो गई उसको चुकाने में. एंड दिस 10 years, दिस टॉयल एंड हार्ड वर्क of 10 years takes away from her what she was most proud of, her physical beauty, right? वो एक haggard, normal, middle class housewife के जैसे बन जाती है ये काम करते करते और ये संघर्ष करते करते पिछले 10 साल में, right? And when she meets her friend, जिसको एक walk पे वो मिलती है जिसका वो diamond necklace होता है, when she meets her, ये उसको पहचान जाती है, वो इसको रिकग्नाइज भी नहीं कर पाती बिकॉज हर अपीयरेंस, हर फिजिकल अपीयरेंस हैज़ ड्रास्टिकली चेंज इन दीज 10 years. और फिर ये अपनी फ्रेंड को बोलती हैं बिकॉज नाउ दैट शी हैज़ रीपेड द अमाउंट एंड द बोरोड मनी एंड शी वॉज वेरी प्राउड ऑफ हर सेल्फ कि उसने पूरा उधार जो भी था 10 साल में वो चुका दिया है उस डायमंड नेकलेस का. नाउ शी इज़ एबल टू टेल दैट फ्रेंड ऑफ हर्स, जब वो पूछते कि एग्जैक्टली तुम्हें हुआ क्या मटिल्डा, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, लाइक यू यूज टू लुक सो ब्यूटिफुल एंड नाउ यू आर सिंपली डिफरेंट, राइट? तो वो कहती है कि एक्चुअली दिस ऑल हैपन बिकॉज ऑफ यू. तो कहती है मेरी वजह से, हाउ कम? तो कहती है तुम्हारा डायमंड नेकलेस मुझसे खो गया था और मैंने तुम्हें नया डायमंड नेकलेस खरीद कर दिया है एंड बिकॉज ऑफ दैट वी रियली हैड टू वर्क हार्ड. हमारी सारी सेविंग, सारी मेहनत, हमारा घर चला गया, हमारी बजटिंग, राशनिंग सब गड़बड़ हो गई एंड दिस इज़ व्हाट इट लेड टू. और वो उसकी फ्रेंड इसको मुंह खोल के देखती रहती है. शी सेज कि माय गॉड यू शुड हैव टोल्ड मी, तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था. तुम्हारा मतलब है कि तुमने मुझे जो लौटाया वो असली डायमंड का नेकलेस था. माइन वो नॉट, मेरा जो था वो आर्टिफिशियल था माय डार्लिंग. इट वाज जस्ट वर्थ सम 500 रूबल्स, राइट? और आप ये सोचिए कि ये जो चीज़ आती है समझ में कि उसको तब वो स्ट्राइक करता है दैट यू नो कि वो 500 रूबल का था एंड उन्होंने असली डायमंड का नेकलेस उसको दिया. 10 साल दे वर्कड हार्ड फॉर इट एंड दिस इज़ व्हाट दे गेट इन रिटर्न. बट देयर वाज अ लेसन दैट जब आप कुछ इस तरह का करते हैं तो जिसको आप कहते हैं ना कि यू ऑलवेज गेट द कर्मा ऑलवेज वर्क्स स्पॉट ऑन, आपका किया आपके सामने आता है. ये वैनिटी की सज़ा थी जो भगवान ने कहीं ना कहीं शायद दी. और ये जिसको आप कहते हैं ना, शी हैड टू go through all this to learn a lesson in humility and learn a lesson in humbleness and understand that it is not about materialistic possessions, right? तो आप इसको इस तरह से अपने आंसर को अगर आप लिखेंगे तो you will automatically you will be able to strike the right chord और आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे. Now subsequently she is pushed to live in poverty as she slogs for 10 years to save money to pay back the huge debt. Slogs मतलब बेटा बिल्कुल रगड़ रगड़ के संघर्ष करना, ठीक है? Then the horrible reality frightens her. She realizes how her false pride has taken away her otherwise happy, contented life. और ये उसको realize होता है कि उसकी जो जिसको आप कहते हैं ना ओवर एम्बिशन या ओवर एस्पिरेशन या उसकी वैनिटी ने उसे किस तरह से उसकी लाइफ के 10 कीमती साल रॉब कर लिए
और कितनी कंटेंटेड खुशहाल ज़िंदगी वो जी सकते थे और वो नहीं जी पाए बिकॉज उसकी ये जो मूर्खता थी, बेवकूफ़ी आप कह सकते हैं, जो उसको थी कि यू नो आई वांटेड टू लुक द बेस्ट, आई वांटेड टू बी द बेस्ट, ग्लिट्स ग्लैमर चकाचौंध की जो उसकी चमक थी, दैट robbed her of her contented life. Alright, the story thus discusses the negative effect of pride and vanity and stress the importance of being satisfied with what one has. तो ये आपकी थीम है. Alright, अब अगर मैं इसकी समरी डिस्कस कर लूँ तो ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं. Let us just read it once so that you get the knack of it. The story, The Necklace, written by Guy de Maupassant, takes place in France several hundred years ago. Matilda Liesel lives in a flat with her husband who works as a clerk for Ministry of Education. Their lives are not luxurious but they are not poor, merely simple. मतलब obviously गरीब नहीं थे, सीधी सादी simple सी middle class life थी. Matilda, however, longs to be rich. She envies her friend Jean, who has a large house and lots of jewelry. One day her husband brings home the invitation to ball. He thinks his wife will be excited to attend such a fancy party, but instead she is upset. She complains that she has nothing suitable to wear to such an extravagant occasion. Extravagant मतलब बहुत बड़ा, है ना, कोई बहुत ही lavish occasion उसके लिए बोला गया है. Her kind husband agrees to give her 400 francs that he had been saving to buy a new rifle to get herself a gown. अच्छा हाँ सुनो, वो 500 रूबल नहीं था, मैं कंफ्यूज हो गई, 500 फ्रैंक्स. रूबल एक्चुअली रशिया की करेंसी है, राइट? थोड़ा सा दो उसमें कंफ्यूजन हो गया. 500 उसने कहा कि मेरा तो 500 फ्रैंक्स में आ जाता. राइट, रूबल नहीं, रूबल रशिया की करेंसी है. और स्टोरी हम ऑलरेडी पूरी डिस्कस कर चुके हैं. सो आई एम श्योर यू आर थ्रू विद इट. इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया. वो रूबल फ्रैंक थोड़ा सा आई एम सॉरी अबाउट इट, क्योंकि इससे पहले जो हमने स्टोरी पढ़ी थी ना, वो उसमें रूबल का डिस्कशन था, तो वो दिमाग में रूबल रह गया. ठीक है, ओके. सो ये चीज़ क्लियर हो गई है, स्टोरी क्लियर है. आई एम श्योर यू आर थ्रू विद इट. थैंक यू सो मच. स्टेप अप अकेडमी को कर चुके हैं सब्सक्राइब, तो बोलने की मुझे बार बार ज़रूरत नहीं है. और इसी के साथ साथ मेरा पैंडा आ गया है आप लोग को कहने दैट बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर एग्जामिनेशन और बहुत अच्छे से पेपर करके आना. थैंक यू सो मच.